Hello and welcome everyone. So today we are going to start a new chapter. The name of chapter is Mechanical Properties of Fluid. Up to now we have discussed about the मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड जो होते हैं और जो लिक्विड होती है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो आप जानते हो कि जो सॉलिड होते हैं बच्चों, जो सॉलिड होते हैं उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। लेकिन वॉल्यूम तो किसका भी फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है। लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। तो उनका वॉल्यूम क्या होता है, जिस कंटेनर में वो डाली जाती हैं उसी का वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। लेकिन सॉलिड का, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है। अच्छा, फिर सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है, उनकी शेप फिक्स नहीं होती किसकी, लिक्विड की, लेकिन सॉलिड की शेप फिक्स होती है। तो बेसिकली यदि फ्लूइड में और मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ फ्लूइड में और सॉलिड में, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा कि सॉलिड जो हैं उनकी शेप भी फिक्स होती है, लेकिन जो फ्लूइड है उनकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे पानी है भाई, पानी एक क्या है, फ्लूइड है, उसकी शेप फिक्स नहीं होती। आप जिस तरह की बॉटल में उसको डालोगे वो उसी तरह की शेप ले लेगा। ऐसे गैस है, गैस को जिस तरह के सिलेंडर में भर दोगे उस टाइप की वो शेप ले लेता है, मतलब इसकी शेप फिक्स नहीं है। हालांकि इन दोनों में से यदि कंपेयर करें तो लिक्विड, हालांकि दोनों फ्लूइड के अंदर आते हैं, गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड के अंदर आते हैं, लेकिन जो लिक्विड है उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन सॉलिड का जो वॉल्यूम फिक्स होता है। अच्छा, यदि इन पर फोर्स लगाई जाए तो क्या सॉलिड का शेप चेंज हो सकता है? बताओ आप, क्या सॉलिड का शेप चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लास्ट क्लास में देखा ही था, लास्ट क्लास मतलब लास्ट चैप्टर के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में अपन ने देखा था। यदि अपन फोर्स लगाते हैं तो शेयर फोर्स की जब मैंने बात करी थी, यदि किसी पे शेयर फोर्स लगाया जाए, यदि किसी बॉडी पे शेयर फोर्स लगाओगे तो शेयर फोर्स से उसकी क्या है, शेप चेंज हो जाती है, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता। वॉल्यूम तो फिक्स रहता है भाई, उसके इसमें सिर्फ शेप चेंज होती है। जैसे ये यहाँ पे फिक्स है और आपने ऊपर वाले पार्ट पे ऐसे कोई फोर्स लगाया तो ये ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई। ऐसा था फिर ऐसा हो गया, ठीक है, ये थोड़ा ऐसा बनेगा, शेप चेंज हो गई, लेकिन शेप चेंज हो गई लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स ही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। मतलब सॉलिड पे भी यदि आप फोर्स लगाओगे, शेयर फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लगाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि यदि लिक्विड में आप जो शेयर फोर्स लगाओगे, लिक्विड में आप शेयर फोर्स, हल्का सा शेयर फोर्स इस लेयर पे लगाओगे तो ये लेयर एक दूसरे लेयर के जो कंपेयर में, दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में ये स्लाइड होने लगेगी। मतलब यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स जो आपको लगाना पड़ेगा मिलियन टाइम्स कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड में। सॉलिड में शेप को चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन लिक्विड में ये रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो ये बात होगी कुछ बेसिक डिफरेंसेस की जो सॉलिड के और लिक्विड के बीच में होते हैं, या फिर मैं बोलूँ फ्लूइड के बीच में होता है। अच्छा, फ्लूइड में बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम भी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। लेकिन बच्चों एक्चुअली बात ये है, इस चैप्टर में आप बात करोगे सिर्फ और सिर्फ, मतलब यहाँ मैं बोलूँ मैक्सिमम लिक्विड के बारे में, क्योंकि फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिक्विड भी आती हैं और गैस भी आती हैं भाई। क्योंकि फ्लूइड की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन जैसे अपने को पता चल रहा है, फ्लूइड मतलब वो विच कैन फ्लो इज फ्लूइड, जो भी फ्लो हो सकता है वो फ्लूइड है। एवरीथिंग विच कैन फ्लो इज फ्लूइड। क्या मेटल फ्लूइड हो सकते हैं? अरे भाई, मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर, इनसे कोई मतलब नहीं है, इसकी स्टेट से मतलब है। यदि मेटल आप हायर टेम्परेचर पे हीट कर दो तो वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट मतलब लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, तो बिल्कुल वो फ्लो हो सकता है। मतलब उससे मेटल नॉन मेटल से मतलब नहीं है, यहाँ पे स्टेट से मतलब, स्टेट से। कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सर मेटल फ्लूइड के अंदर आएंगे। अरे बच्चे, वो डिपेंड करता है उसकी स्टेट पर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेटल है कि नॉन मेटल है कि सेमीकंडक्टर है कि मेटलॉइड है, कुछ भी हो, मुझे सिर्फ उसके किससे मतलब है, स्टेट क्या है उसकी, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो जो सॉलिड है वो तो सॉलिड है भाई, लेकिन लिक्विड और गैस दोनों ही अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड आती हैं। फ्लूइड वो होते हैं जो फ्लो हो सके, तो गैस भी फ्लो हो सकती है और लिक्विड भी फ्लो हो सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो मेनली बात करेंगे अपन, जो अपन बहुत ज़्यादा बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, लिक्विड के बारे में। और इस चैप्टर का नाम मैं बोलूँ एक तरह से तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बात ही लिक्विड के बारे में हो रही, गैस के बारे में बातें उतनी नहीं होंगी। लेकिन गैसेस के बारे में फिर बात कहाँ होगी सर, आगे होंगी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे ना यार, और साथ साथ में थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ोगे ना यार, तो वहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, गैस की बातें होंगी, लेकिन आगे वाले चैप्टर में, ठीक है।
तो बात करें इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूं। एक तो आप पढ़ने वाले हो यदि कोई ऐसा फ्लूइड है जो कंटेनर में रखा हुआ है और कंटेनर के रेस्पेक्ट में बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, मतलब कंटेनर है और कंटेनर में पानी रखा हुआ है, भले ही कंटेनर को आप कार में रख दो तो कार के साथ कंटेनर तो चल रहा है लेकिन उसमें भरा हुआ फ्लूइड उस कंटेनर के रेस्पेक्ट में नहीं चल रहा, तब उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड जब तक वो कंटेनर जिस कंटेनर में भरा है उसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं करता तब तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्लूइड। तो एक स्टडी फर्स्ट स्टडी करनी है अपने को स्टैटिक फ्लूइड की, मतलब वो कंटेनर के रेस्पेक्ट में मोशन नहीं करेगा। कंटेनर पूरा का पूरा मूव कर सकता है लेकिन कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड मूव नहीं करेगा, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ मोर प्रिसाइजली लिक्विड की बात करेंगे यहाँ पे, तो लिक्विड मूव नहीं करेगा। इस टाइप को बोलते हैं अपन स्टैटिक कंडीशन। फिर आती है अपनी डायनेमिक कंडीशन, उसकी भी स्टडी करेंगे। ये कौन सी कंडीशन है, जब फ्लो हो रहा होगा, मतलब जो लिक्विड है वो कंटेनर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा। या फिर मैं बोलूँ यदि किसी पाइप से एक लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उस टाइप की स्टडी को बोलेंगे डायनेमिक्स। मतलब यहाँ पर जो स्टैटिक कंडीशन नहीं रही, अब यहाँ पे ये मूव करने लग गया भाई, यहाँ पर ये मूव करने लग गया, यहाँ पे फोर्स वगैरह विस्कस फोर्स वगैरह की बातें आ जाएंगी, मतलब फोर्स की स्टडी होने लग जाएगी, तो ये डायनेमिक्स के अंदर आएगी। डायनेमिक्स में क्या होता है भाई, फोर्स की मतलब मोशन हो रहा होता है, लेकिन मोशन के पीछे व्हाट इज द कॉज, जब कॉज की स्टडी करते हैं उसी को डायनेमिक्स बोला जाता है ना दोस्तों। याद है नहीं आपको काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस अपन, क्या तुम्हें याद है मैंने ही तुमको पढ़ाया था उस दिन सवेरा, क्या तुम्हें याद है, याद होना चाहिए। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस भी बताया था। काइनेमेटिक्स बात करती है डायरेक्ट रिजल्ट की, भाई वेलोसिटी है एक्सेलरेशन है तो है, लेकिन जब डायनेमिक्स की बात करती है तो वो उसके कॉज की बात करती है कि वेलोसिटी है तो किस वजह से, एक्सेलरेशन है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, एक्सेलरेशन के पीछे कौन है रीजन, फोर्स। तो मैक्सिमम स्टडी जो डायनेमिक्स में कॉन्सेंट्रेट होती है वो होती है फोर्स के बारे में, ठीक है। ये आप जानते हो, नहीं जानते तो अभी जान गए आप, ठीक है। तो फ्लूइड की डायनेमिक्स की बात करें, मतलब वहाँ पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उन फोर्सेज का क्या मतलब क्या रिजल्ट होगा, वेलोसिटी वगैरह आएंगी, उन वेलोसिटी की बात होगी। लेकिन फोर्स की बात, फोर्स मेनली कौन सा होता है, विस्कस फोर्स की बात, तो डायनेमिक्स की बात हो जाएगी। फिर बात होगी आगे, बात जब बढ़ेगी तो बात जब बढ़ गई तो दूर तक जाएगी। फिर बात होगी सरफेस टेंशन, सरफेस नहीं सरफेस टेंशन। सरफेस क्यों टेंशन में रहती है, इतनी क्यों टेंशन होती है सरफेस को कि मुझे कुछ ज़िंदगी में बड़ा करके दिखाना, इतनी टेंशन में क्यों रहती है सरफेस, आखिर उसके पीछे क्या दिक्कत है उसी। कैपिलरी एक्शन क्या होते हैं भाई, कैपिलरी कोई स्ट्रॉ डालो भाई वो उसमें अपने आप लिक्विड कैसे ऊपर चढ़ जाता है भाई, जब वाटर आप पेड़ की जड़ों में डालते हो भाई, पेड़ की जड़ों में वाटर डालते हो, लेकिन भाई जो वाटर है अपने आप ही क्या कर देता है भाई, ऊपर चढ़ जाता है यार, उसमें पूरी पत्तियों तक को पानी मिल जाता है, ऐसा ऐसा आखिरकार होता क्या उसके अंदर यार। तो इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, मतलब लिक्विड अपने आप ऐसे ऊपर चढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे दिए की बात करें, दिया जलाते हो ना, दिया से दिया जलाते चलो, दिया जलाते हो, तो वहाँ पर जब आप जो कोई चीज़ जैसे कॉटन उसमें डुबोते हो, कॉटन उसमें डुबाते हो तो उसमें लिक्विड मतलब तेल धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है, वो भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू चढ़ने लगता है। तो कैपिलरी एक्शन की बात करेंगे तो ये सारी बातें, तो मेनली इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। स्टैटिक फ्लूइड वेयर फ्लूइड विल नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। नेक्स्ट फ्लूइड डायनेमिक्स की, पहली स्टैटिक फ्लूइड, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड में फोर्स वगैरह की बात करेंगे। थर्ड अपन बात करेंगे कैपिलरी एक्शन और इसके साथ साथ में सरफेस टेंशन की। तो ये 3 चीज़ें अपन इसमें मेनली डिस्कस करेंगे, तो ये आप लिख भी सकते हो, ठीक है, लिख लो स्टैटिक फ्लूइड, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड एंड थर्ड लिख लो कैपिलरी एक्शन। या फिर साथ साथ में अपन बात करने वाले हैं वहाँ पर कैपिलरी एक्शन तो होगा ही होगा लेकिन सरफेस टेंसर की भी बात कर लेंगे, तो ठीक है 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब फ्लूइड की बात चलती है तो एक बात इंपॉर्टेंट आती है प्रेशर। और प्रेशर, सर प्रेशर तो हम एक ही जानते हैं जो सवेरे जगने के बाद आ जाता है प्रेशर, उसी प्रेशर को जानते हैं बेटा, वो प्रेशर की बात नहीं हो रही यहाँ पर प्रेशर कुछ और है, आप वही प्रेशर जानते हो ना सुबह जगने के बाद, मम्मी मैं जल्दी जाऊंगा मुझे प्रेशर बना हुआ है, वो प्रेशर नहीं है बच्चों। प्रेशर एक बहुत ही प्यारी चीज़ है। देखो आपके यदि ये मेरे पास ये है भाई डस्टर है, और डस्टर से मैं इतना फोर्स लगाऊं भाई, इतना फोर्स लगाऊं, इतना फोर्स लगाऊं, इतना फोर्स लगाऊं, लगा दिया भाई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन भाई मैं इसी जगह पर मैं आलपिन से इतना फोर्स लगाता, आलपिन दिख नहीं रही, मैं वही ढूंढ रहा हूँ आलपिन, हाँ दिख गए मेरे चाबी में लगे हुए भाई आलपिन, ये रही चाबी में आलपिन, ठीक है, ये रही मेरी आलपिन। ये वैसे ये वो है इजेक्टर पिन है सिम निकालने वाली, इससे मैं इतना फोर्स लगाया था जितना मैंने उससे लगाया भाई, जितना मैंने इतना फोर्स लगाया था, तो भाई ये पिन अंदर घुस जाती इसके भाई। ऐसा क्यों होता है,
दोनों में फोर्स तो सेम लगा, लेकिन डिफरेंस किस वजह से आया? डिफरेंस आया इसके एरिया की वजह से। यहाँ पर फोर्स लगाने के लिए इतना सारा एरिया यूज हुआ है, मतलब जो फोर्स तो सेम ही लगा रहा हूँ, लेकिन कितना एरिया, इतना एरिया फोर्स लगा रहा है। लेकिन जब पिन के केस में जो फोर्स लग रहा है वो इतने से एरिया की वजह से लग रहा है, इतने जो पिन की टिप है ना वो फोर्स लग रही है, मतलब एरिया का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, एरिया का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो प्रेशर इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, भले ही आप फोर्स सेम लगा दो तब भी उसके इफेक्ट अलग अलग आ सकते हैं। किस वजह से आएंगे वो अलग अलग इफेक्ट? प्रेशर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर की जब बात कर ही रहे हैं तो प्रेशर होता है दोस्तों परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, किसके परपेंडिकुलर? जिस एरिया पे लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर फोर्स। जैसे आपने यहाँ पर एक फोर्स लगाई भाई, किसी एंगल पे 30 डिग्री के एंगल पे आपने एक फोर्स लगाई, और ये अपना एरिया है, ये अपना एरिया है, इस वाले एरिया पे आपने फोर्स लगाई। तो मैं आपसे पूछूंगा इस पर प्रेशर कितना अप्लाई किया? तो दोस्तों प्रेशर आप कभी भी ये फोर्स अपॉन एरिया मत बोल देना भाई, फोर्स अपॉन एरिया बोल दिया आपने गड़बड़ कर दोगे आप। तो कौन सी फोर्स लेनी है? यहाँ पर ये कंपोनेंट लोगे तो एफ कॉस ऑफ थीटा आएगा, और यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन ऑफ 30। तो आपको कौन सा कंपोनेंट लगना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और किसके परपेंडिकुलर है वो? किसके परपेंडिकुलर है? जिस एरिया को आप यूज में ले रहे हो उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स ही आपको यूज में लेनी है, वही प्रेशर बनाती है। या फिर इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर को थ्रस्ट अपॉन एरिया बोलते हैं। थ्रस्ट क्या होता है? ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना, इसी को दोस्तों शास्त्रों के अनुसार थ्रस्ट बोला गया है। तो थ्रस्ट की बात यदि यहाँ से करी जाए तो इस तरह की बात हो जाएगी। तो ठीक है, आपको प्रेशर समझ आया? वो प्रेशर नहीं जो आप पे लगता है सर सिर्फ सुबह वाला प्रेशर नहीं होता, उसके अलावा मेरे ज़िंदगी में बहुत प्रेशर है। नीट की तैयारी करनी है, जे की तैयारी करनी है, पहले से डिसाइड ही नहीं हो पा रहा तैयारी करनी भी है नहीं करनी, करनी है तो किसकी करनी है, कौन सी जगह जाना है, कहाँ पर तैयारी करनी है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, कौन सा मटेरियल पढूं। अरे सर बहुत टेंशन है, ये वाला न्यूमेरिकल पिछले साल ऐसे क्वेश्चन आ गए थे, उससे अगले साल ये क्वेश्चन आ गए थे, वो सर तो ऐसा बता रहे थे, ये सर तो ऐसा बता रहे थे। सर 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 करते करते आपका सर चकरा जाएगा। इसीलिए प्रेशर बहुत है ज़िंदगी में, समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अपन बात कर रहे हैं इस वाले प्रेशर की, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया की। ठीक है, प्रेशर की बात हो चुकी हो यदि आपकी, तो अपन बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रेशर की यदि बात हो चुकी है यहाँ पर, तो अपन जो स्टडी करने वाले हैं मैक्सिमम स्टडी, अभी लिक्विड की स्टडी, प्रेशर समझ आ गया आपको, प्रेशर क्या होता है ये आप समझ गए। अब मैं थोड़ा आपको और आगे ले जाऊँ आपको यदि यहाँ से, तो अपन स्टडी करने वाले हैं मेनली, मैंने आपको बता ही दिया कि इस चैप्टर का नाम भले ही फ्लूइड हो, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर लिक्विड का स्टडी होगा। ठीक है, तो लिक्विड का स्टडी होगा, लेकिन यदि मैं बोलूँ आपसे, कोई आपसे पूछ ही ले कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो उसकी दो कंडीशन है। नंबर 1, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होना चाहिए भाई, कंप्रेस नहीं होना चाहिए। आप उस पर कितना भी प्रेशर लगाते रहो, कितना भी प्रेशर लगाते रहो, वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। आपने लगाया उस पर प्रेशर तो वो कंप्रेस नहीं। तो ये बात एक तरह से बेईमानी हो जाएगी यदि मैं गैसेस की बात करूँ, क्योंकि गैसेस तो कंप्रेस होंगी ही होंगी। तो क्यों ना ये चीज़ें आप लिक्विड के लिए तभी इस चैप्टर में जो ज़्यादातर बातें हो रही हैं वो लिक्विड की हो रही हैं, क्योंकि भाई आइडियल फ्लूइड की कंडीशन क्या है? नंबर 1 कंडीशन, दैट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, गैसिंग द पॉइंट। इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब आप जानते हो, इसका वॉल्यूम फिक्स है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स्ड है भाई। कंप्रेस नहीं हो रहा तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? जितना है उतना बना रहेगा वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद में इसकी डेंसिटी फिक्स है, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। डेंसिटी क्यों चेंज नहीं होगी भाई? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा, मास चेंज होता नहीं है, तो भाई डेंसिटी चेंज कैसे होगी? डेंसिटी फिक्स रहेगी। इनकम्प्रेसिबल होने का क्या क्या मतलब वो बता रहा हूँ। वॉल्यूम फिक्स होगा, उसकी डेंसिटी फिक्स रहेगी, और दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, नॉन विस्कस होना चाहिए भाई, नॉन विस्कस होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड की दूसरी कंडीशन नॉन विस्कस है, इसमें विस्कोसिटी नहीं होती। ये क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होती है भाई? विस्कोसिटी क्या होती है? तो विस्कोसिटी ये होती है कि वहाँ पर
यदि आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, यदि लिक्विड की 2 लेयर है, लिक्विड जैसे एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है भाई, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, कंटेनर कहाँ से लाऊं, मैं देखता रहता हूँ, जैसे ही मुझे कुछ दिमाग में आता है मैं सोचने लगता हूँ यार कंटेनर ले आता हूँ फटाफट दिखा दो। तो कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आपने उस पर लगाया टेंजेंशियल फोर्स, लगा वहाँ पर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में टेंजेंशियल फोर्स यदि लग रहा है वहाँ पर, यदि वहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स आपने लगाया तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर एक लेयर दूसरे लेयर के रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी भाई। नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को बोलेगी कहाँ जा रही है तुम, तुझे जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं देंगे तुझे, चाहे तुझको टेंजेंशियल फोर्स बुला ले, चाहे उसको टेंजेंशियल फोर्स बुला ले, वो जाने नहीं देंगे। मतलब वहाँ पर विस्कोसिटी एक रेजिस्टेंस होता है, कुल मिला के बात ये विस्कोसिटी एक तरह का रेजिस्टेंस होता है जो लिक्विड में लगता है। ये अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, लेकिन आप इनिशियली समझने के लिए नॉन विस्कस समझाना है तो इसका मतलब विस्कस मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस। जैसे एक पानी है, एक तेल है, एक शहद है, तीनों में से कौन सा ज़्यादा विस्कस है? सबसे ज़्यादा विस्कस है इसमें शहद, फिर तेल, फिर पानी। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप इनको फ्लो कराओगे तो जो शहद है उसकी एक लेयर दूसरी लेयर के रेस्पेक्ट में इजीली स्लाइड नहीं करेगी। यदि आप उसको ऐसे वर्टिकल सरफेस पर भी रख दो ना तो शहद धीरे धीरे नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसमें विस्कोसिटी मतलब एक लेयर की दूसरी लेयर के रिस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करती। अच्छा जी, फिर दूसरी बात कर लेते हैं अपन, दूसरी बात कर लेते हैं तेल की। वो इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम विस्कस है, पानी और तेल के रेस्पेक्ट में और कम विस्कस है, मतलब वो जल्दी फ्लो करेगा, मतलब एक लेयर दूसरी लेयर के रेस्पेक्ट में जल्दी फ्लो करे। तो मतलब अपना आइडियल फ्लो कौन सा होगा? जिसकी लेयर के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगे, नॉन विस्कस फोर्स हो। टेंजेंशियल फोर्स क्यों मैंने बात करी कि वहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स नहीं होना चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स ही विस्कोसिटी बनाता है। अच्छा, और भी कोई फोर्स होता है? हाँ बिल्कुल होता है भाई। जैसे लिक्विड है भाई, तो लिक्विड की जैसे कई लेयर होंगी भाई। तो ये ऊपर वाली लेयर, ये सबसे वाली ऊपर वाली लेयर को 1 नाम दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो पहली वाली लेयर इस दूसरी वाली लेयर पे mg तो लगाएगी भाई। पहली वाली लेयर का कुछ वेट होगा जो 2 वाली लेयर पे लगाएगी, mg बिल्कुल लगाएगी। तो ये mg तो लग सकता है, लेकिन जब एक नंबर वाली जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, वो दूसरे के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल फोर्स इनके बीच में हो गया तो ये एक लेयर दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेगी। और जब एक लेयर दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेगी तो वहाँ पर जनरेट हो सकती है विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए भाई। कैसा होना चाहिए? फिर नॉन विस्कस, उन लेयर्स के बीच में कोई विस्कस फोर्स नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? समझ गए आप या नहीं? समझ गए ना? उनके बीच में कोई भी विस्कस फोर्स नहीं होना चाहिए, विस्कोसिटी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि अपन ज़्यादातर जो स्टडी करने वाले हैं वो आइडियल फ्लूइड की ही करने वाले हैं। प्रेशर की बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं प्रेशर एक कैसी क्वांटिटी है। तो लिखो आप, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर एक कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। इसकी ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और जो फोर्स हो, जो प्रेशर होता है, उसका फॉर्मूला आपको बता दिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। बस यही फॉर्मूला फिक्स है, यही शाश्वत सत्य है। कभी ऐसा मत समझना फोर्स भी वेक्टर होता है, एरिया भी वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर हो सकता है ना भाई, एरिया वेक्टर होता है ना, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात हो रही है ना। तो एरिया की डायरेक्शन आपने फिक्स कर दी ना कि भाई जो फोर्स है हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर वाला ही लेना है। तो यहाँ पर भले ही दोनों चीज़ कैसी हो जाए, वेक्टर क्वांटिटी हो जाए, लेकिन प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी आप समझ रहे हो? क्योंकि आपने भाई डायरेक्शन उसकी फिक्स कर दी, आप वो चेंज नहीं हो सकती। डायरेक्शन एक ही है उसकी, कौन सी? एरिया के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन। क्योंकि आपने प्रेशर को डिफाइन ही ऐसे किया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है वही प्रेशर बनाएगा, तो इसकी डायरेक्शन तो फिक्स हो गई। आप डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। जो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है ही नहीं। डायरेक्शन तो इसकी ऑलरेडी डिफाइंड हो गई एक तरह से देखा जाए तो। कौन सी डायरेक्शन? एरिया के परपेंडिकुलर। इसीलिए प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये भी लिख लो आप, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन फोर्स की अपॉन एरिया की मीटर स्क्वायर।
इसी को प्यार से इसकी मम्मी पास्कल के नाम से जानती है। इसका घर का नाम जो इसको मम्मी बुलाती है वो बोलती है बेटा पास्कल इधर आना। पास्कल वैसे एक साइंटिस्ट के नाम पर, एक जो अपने प्यारे साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है, लेकिन आप याद रखोगे इसके घर के नाम से आप याद रखोगे। ठीक है, एक चीज़ और प्रेशर के बारे में, ये यहाँ तक हो गया। एक चीज़ और लाइन लिख लो, प्रेशर इज ए बेटा प्रेशर इज ए आइसोट्रोपिक क्वांटिटी। ये आइसोट्रोपिक क्वांटिटी क्या होती है? देखो प्रेशर जब भी आप देखोगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखोगे भाई, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखोगे, जैसे आप इस पॉइंट पर प्रेशर देख रहे हो तो इस पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू देख लो वो सेम ही रहेगी, डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं हो सकती। ऐसे इस पॉइंट पे आप प्रेशर देख रहे हो तो इस पॉइंट पर इधर भी प्रेशर सेम, इस पॉइंट पे इधर भी प्रेशर सेम, इस पॉइंट पे इधर भी, मतलब प्रेशर इज आइसोट्रोपिक क्वांटिटी। आप प्रेशर निकालोगे किसी पॉइंट पर, ठीक है, आपने किसी पॉइंट पर प्रेशर निकाला, लेकिन उस प्रेशर का जो इफेक्ट है वो सभी डायरेक्शन में सेम होगा। ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में प्रेशर कुछ अलग हो जाए, इसमें कुछ अलग, पॉइंट पर प्रेशर निकालोगे लेकिन पॉइंट की वजह से जो इफेक्ट आएगा उसके चारों तरफ वो सेम आएगा, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता। ये कैसी क्वांटिटी है? आइसोट्रोपिक क्वांटिटी। लिख लो ये भी लिख लो, लिख लिया? अरे बच्चे देख और चीज़ लिखो, एक और चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पर प्रेशर के बारे में। एक और चीज़, यदि एक प्यारी सी वस्तु है, एक प्यारी सी कोई भी ब्लॉक है मेरे पास, प्यारा सा ब्लॉक है, यदि इस पर लिक्विड के प्रेशर की बात करें तो इसके सरफेस के प्रेशर हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। आप बोलोगे सर इसका जस्टिफिकेशन दो। अब मैं नहीं मानता, मैंने कहा मानना पड़ेगा तुझे बेटा। मैं इसको 3D बना दूं क्या? ये ब्लॉक है ऐसा, ठीक है, इसकी हर सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अच्छा, आप बोलोगे नहीं सर मैं नहीं मानता। मैंने कहा ठीक है मत मान बेटा। एक प्रेशर तूने किसी इंक्लाइन पे बना दिया तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो परपेंडिकुलर, ठीक है, तो प्रेशर परपेंडिकुलर होता ही है, लेकिन एक कंपोनेंट इस सरफेस के अलोंग आ जाएगा, ठीक है, इस प्रेशर इसके सरफेस के अलोंग आ जाएगा। प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर एक फोर्स भी लगेगा, क्या? प्रेशर इनटू एरिया। एरिया ये वाला ऊपर वाली सरफेस का एरिया ले लेंगे तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है भाई। इस प्रेशर यदि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यदि किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन छोड़ के किसी और डायरेक्शन में आ गया तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर आ गया दोस्तों, यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर आ गया दोस्तों तो देखो होगा क्या, यदि ऐसे इसमें फोर्स आ गया तो ये लेयर तो इसके रिस्पेक्ट में क्या करेगी? आगे मूव करने लगेगी। लेकिन मैंने क्या बताया अभी बात हो रही है स्टैटिक फ्लूइड की, तो मतलब ये फ्लूइड क्या है? रुका हुआ है भाई, ये तो चलना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि जब इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, मानो कि भाई प्रेशर इस पर लग रहा था किसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक फोर्स इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ गया, मतलब इसकी सरफेस के अलोंग एक फोर्स लगने लगेगा उस प्रेशर की वजह से। यदि इसकी सरफेस के अलोंग फोर्स लगने लगा किस पर? ब्लॉक पर, तो ब्लॉक भी पलट के इस लिक्विड पे पीछे फोर्स लगाएगा, मतलब लिक्विड की लेयर इसके रिस्पेक्ट में चलने लगेगी। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टैटिक फ्लूइड की, तो ये स्टैटिक फ्लूइड की कंडीशन को वायलेट कर देगा भाई। ये फ्लूइड रुका हुआ नहीं माना जा सकता अब, क्योंकि ये चलने लगा। और ऐसा कैसे हो जाएगा कि बड़ा बड़ा चलने लगा? मैंने कोई ब्लॉक डुबाया और फिर लिक्विड की लेयर ऐसे ऐसे मूव करने लगी, नहीं कर सकती ना मूव, नहीं करेंगी यार मूव, कैसे कर जाएंगी? वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया नहीं तो लिक्विड की लेयर मूव कैसे करेंगे? नहीं करेंगी। लेकिन इसके अकॉर्डिंग यदि आपका प्रेशर का कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में आ गया ना गलती से, तो उसका 100% एक कंपोनेंट उसके अलोंग आएगा, इसकी सरफेस के अलोंग आएगा। तो यदि इसकी सरफेस के अलोंग फोर्स आया तो ये भी पलट के लिक्विड लेयर पे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, मतलब लिक्विड लेयर चलने लगेंगी। लेकिन स्टैटिक कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यदि किसी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड रखा हुआ है उसके अंदर आप यदि कोई ब्लॉक डालते हो तो उस पर फोर्स हर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ही लगेगा और किसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग सकता। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। और बहुत सारी यूनिट होती है वैसे प्रेशर की, लेकिन उनकी बात अभी नहीं करके आगे करते जाएंगे, क्योंकि अभी अपने को बहुत कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, ठीक है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखते हैं, जैसे इस कंटेनर में भरा हुआ है भाई कोई लिक्विड, ठीक है,
वेरिएशन आपको देखना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर इसकी हाइट h है, यहाँ पर इसकी सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस वाले पॉइंट पर जो बॉटम में सिचुएटेड है, यहाँ पर एक प्रेशर की वैल्यू बताओ मुझे। आप कैसे बताओगे भाई, आप कैसे बताओगे? आप एक काम करो, यहाँ पे एक इमेजनरी सिलेंडर बना दो, इमेजनरी सिलेंडर बना दो। ये रहा इमेजनरी सिलेंडर है और इसका एरिया मान लेते हैं अपन ए है, इसका एरिया मान लेते हैं ए है। तो इस पर कौन कौन सी फोर्स लगेंगे भाई? इस पर ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा पी नॉट इंटू ए। ए इसका सरफेस का, इस वाली सरफेस का एरिया, ये एरिया हो गया। नीचे एक फोर्स, और एक फोर्स लगेगा इसका एम जी, बोलो जी। एम जी तो लगेगा ही, सेंटर ऑफ मास से पास होता होगा एम जी, तो नीचे की डायरेक्शन एक और फोर्स आ गया एम जी, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन यहाँ से इस पर कुछ और प्रेशर लग रहा होगा जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा पी इंटू ए, वो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये फ्लूइड रुका हुआ है, इस पर और कोई फोर्स तो है नहीं, और कोई फोर्स नहीं है, तो मतलब ऊपर के फोर्स नीचे की फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि भाई लिक्विड ना तो ऊपर भाग रहा है ना तो लिक्विड नीचे भाग रहा है, मतलब बैलेंस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, मतलब नीचे इतने फोर्स हैं ऊपर भी उतनी फोर्स लगनी चाहिए, तो ऊपर के फोर्स को इसके इक्वल कर देते हैं पी इंटू ए। तो यहाँ से यदि एम जी की वैल्यू देखो, एम जी की वैल्यू देखो तो पी ए माइनस पी नॉट ए, यही वैल्यू है। एम जी इक्वस टू, एरिया को मैं बाहर ले लूँ, पी माइनस पी नॉट, पी माइनस पी नॉट, यही होगा। एम जी की थोड़ी सी बात करें तो मास जो होता है, मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो आपको पता होना चाहिए। मास इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी ऑफ व्हाट, ये अपन ने इमेजनरी सिलेंडर लिया है, कुछ अलग से सिलेंडर नहीं है, लिक्विड का ही सिलेंडर है, तो मतलब लिक्विड की डेंसिटी रो मान लेते हैं अपन। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का? वॉल्यूम एरिया इंटू उसकी हाइट, तो एरिया इसका अपन ने ए मान रखा है, ये रहा ए, इंटू इसकी हाइट एच है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, रो ए एच जी इक्वल टू ए पी माइनस पी नॉट। तो यहाँ से ए कट गया, यहाँ से जो प्रेशर डिफरेंस आया वो आया रो जी एच, रो जी एच। मतलब यदि ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पर आप पहुँचोगे, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पर आप पहुँचोगे तो यहाँ पर एक रो जी एच प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, रो जी एच के बराबर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर पी नॉट था, यहाँ पर प्रेशर पी था, यहाँ पर प्रेशर पी माना है अपन, तो दोनों का जब डिफरेंस आ रहा है तो वो रो जी एच आ रहा है। अच्छा, रो जी एच प्रेशर आ रहा है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो, यदि मैं कुछ नहीं मान रहा भाई, इसको हटा दूँ, सबको हटा दूँ, यहाँ पर पहले नोट कर लो, पी माइनस पी नॉट की वैल्यू नोट कर लो। अभी मैं आपको ये बताता हूँ ये रो जी एच किस वजह से आखिरकार, ताकि आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व कर पाओ, ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पर प्रेशर क्यों आया हो देखते, तो यहाँ पर फोर्स एक्स्ट्रा कौन सा है? एम जी, एम जी फोर्स है, एम जी फोर्स है ना बच्चे, एम जी फोर्स है, एम जी, और एम जी किस वजह से फोर्स? एम जी फोर्स है इसके मास की वजह से, ये जो लिक्विड है ना, ये जो लिक्विड है इसकी मास की वजह से फोर्स है एम जी। अच्छा, इसकी वैल्यू जैसे अपन ने लिखी थी वही लिख देता हूँ, अभी अभी देखी थी मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ए इंटू एच हो गया, तो ये वैल्यू होती। अच्छा, तो मतलब सिर्फ एम जी की वजह से, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो इस लिक्विड का मास है उसकी वजह से ये प्रेशर डिफरेंस आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये फोर्स हो गया, ये तो फोर्स हो गया, यदि मुझे प्रेशर चाहिए इसकी वजह से तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, प्रेशर रो ए एच जी अपॉन इसका एरिया ए इक्वल टू रो जी एच। यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये पता चला कि इसके जो बॉटम सरफेस पर यदि कोई प्रेशर एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो किस वजह से आता है? लिक्विड के मास की वजह से, लिक्विड के मास की वजह से। जैसे अब मैं 3-4 कंटेनर ले लूँ, 3-4 कंटेनर ले लूँ, ठीक है, 3-4 कंटेनर ले लूँ भाई, 3-4 कंटेनर ले लूँ, एक बड़ा कंटेनर, एक थोड़ा छोटा, एक थोड़ा और बड़ा, ठीक है। अब मैं यदि आपसे पूछ लूँ, तीनों के मास सेम है, इसमें ही मास है, इसमें ही मास है, इसमें भी मास है, मैं पूछता हूँ तीनों के बॉटम पे प्रेशर की वैल्यू बताओ मुझे। यहाँ पर मैं प्रेशर मानता हूँ पी ए, ये प्रेशर मानता हूँ पी बी, ये प्रेशर मानता हूँ पी सी। तो पी ए पी बी पी सी में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली आंख बंद तो मत करना खैर, लेकिन पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी,
तीनों सेम कर देना भाई, तीनों सेम कर देना भाई, क्योंकि पी ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, पी ए की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट प्लस इस मास की वजह से ही आएगा जो प्रेशर आएगा वो। तो यहाँ का मास, यहाँ का मास, यहाँ का मास, तीनों का मास सेम है, और ऊपर का प्रेशर तो तीनों केस में एटमॉस्फेयर प्रेशर है जिसको पी नॉट काउंट कर रहे हैं। तो पी ए की वैल्यू पी नॉट प्लस ये वाला मास की वजह से प्रेशर, पीवी की वैल्यू भी पी नॉट तो सेम ही रहेगा इसमें, प्लस इस वाले मास की वजह से, लेकिन मास सेम है भाई, तीनों में मास सेम है। लिक्विड की हाइट भले ही कम हो ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, यदि मास सेम है तो बॉटम पर प्रेशर तीनों केस में इक्वल ही आएगा। यदि मास सेम है तो तीनों केस में बॉटम में प्रेशर इक्वल आएगा। और ये आप कॉन्सेप्ट समझिए क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअली में प्रेशर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, प्रेशर जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, ये आपको यदि पता चलेगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ईजीली दे पाओ। प्रेशर एक्चुअली में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के मास की वजह से। यदि लिक्विड का मास सेम है तीनों कंटेनर में, तीनों बीकर्स में या फिर तीनों वेसल्स में, यदि लिक्विड का मास सेम है तो प्रेशर उसका सेम ही लगेगा। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ आपसे, ये है और ये है। अब देखो तीनों में मास वगैरह सेम नहीं है भाई, मास सेम नहीं है, तीनों में मास अलग अलग है, मास सेम नहीं है, मास अलग अलग है। तीनों में जो लिक्विड है वो सेम भरा हुआ है, लिक्विड जो है वो सेम भरा हुआ है, लिक्विड सेम है, लेकिन हाइट अलग अलग है भाई। यहाँ पर हाइट है H1, ये है H2, और यहाँ पर हाइट है H3। अब हाइट का डिफरेंस है, आप जानते हो प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, P माइनस पी नॉट। आपको यहाँ पर यदि प्रेशर चाहिए, यहाँ पर प्रेशर चाहिए, यहाँ पर प्रेशर चाहिए, तो पी ए माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी इंटू H1। ऐसे सेकंड केस के लिए पी बी माइनस पी नॉट की जो वैल्यू होगी रो जी इंटू H2। ऐसे पी सी माइनस पी नॉट की वैल्यू रो जी H3। तीनों केस में लिक्विड की डेंसिटी सेम है भाई, लिक्विड की डेंसिटी सेम है, तीनों में वाटर भरा हुआ है तो तीनों में लिक्विड की डेंसिटी जी की वैल्यू भी तीनों केस में सेम है। तो सिर्फ यहाँ पर प्रेशर किस वजह से डिपेंड करेगा, H1 H2 H3 पर, मतलब हाइट पर। तो जिस केस में सबसे ज़्यादा हाइट होगी ऊपर, उसी केस में सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो सबसे ज़्यादा हाइट मुझे यहाँ पर लग रही है थर्ड वाले केस में, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर सी पॉइंट पर होगा, उसके बाद में हाइट है बी पर, तो बी पर सबसे कम होगा ए पर। समझिए। अब आप मुझसे ये पूछ लोगे सर लास्ट क्वेश्चन में तो आपने बोल दिया था, लास्ट क्वेश्चन में आपने बोल दिया कि प्रेशर सेम रहेगा यदि मास सेम है। तो बच्चों यहाँ पर मास सेम नहीं है, यहाँ पर मास सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी, क्योंकि तीनों केस में लिक्विड सेम है ना, लिक्विड सेम मतलब डेंसिटी सेम है। डेंसिटी सेम जब हो गई, डेंसिटी जब सेम होगी तो जी की वैल्यू तो सब में सेम होती है, और हाइट सब में अलग अलग है तो मास सेम नहीं होगा, मास तीनों में अलग अलग होगा। जिसमें ज़्यादा लिक्विड भरा हुआ है उसका मास ज़्यादा होगा। तो पिछले वाले केस में ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि पिछले वाले केस में मैंने लिक्विड अलग अलग भरे थे भाई, तीनों लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग थी, एक वाटर था, एक हनी था, तीसरा मैं मानता हूँ ऑयल था। तो तीनों केस में डेंसिटी अलग थी, डेंसिटी अलग हो गई तो मास भाई देखो, जैसे मैंने इसमें भरा भाई हनी भर दिया जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और कम हाइट तक भरा। और दूसरा केस है जिसमें मैंने देखो ये बीकर की डायमेंशन सेम है, दूसरे केस में मैंने भर दिया वाटर जिसकी डेंसिटी कुछ रो डब्ल्यू इसकी रो एच मान लेते, ये हाइट ज़्यादा है, एम जी वेट होता है, ठीक है। एरिया दोनों के सेम है, दोनों केस में वॉल्यूम एरिया सेम है। इस केस में मास बताओ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, ठीक है। इस दूसरा केस की बात करें, यहाँ पर मास तो रो ऑफ वाटर ए इंटू एच। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर एच ये है और यहाँ पर इसको मानते हैं एच डैश। यदि इन दोनों मास को सेम होना है भाई, तो क्या मैं सेम हाइट तक यदि भरूँ इसको, सेम हाइट तक यदि मैं इनको भर दूँ तो भी क्या इनके मास सेम हो सकते हैं? हाइट भले ही सेम हो, यदि इनकी हाइट सेम भी होगी तो भी इनके मास सेम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग है। तो अरे सॉरी, हाइट यदि अलग अलग भी होगी तो भी इनके मास सेम हो सकते हैं। यदि मैंने इसको इतनी हाइट तक भरा, और ऑब्वियसली ज़्यादा ही हाइट तक भरना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, तो हाइट ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी इसका मास इसके इक्वल आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
इसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, ये हनी की डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज, क्या बोल दिया मैंने, हनी की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर की डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हनी की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये रो एच यदि ज़्यादा हो गया रो डब्ल्यू से, समझ गया। तो एच की वैल्यू हनी वाले केस में कम रखनी पड़ेगी एच की वैल्यू वाटर के कंपैरिजन में, तभी ये मास सेम हो जाएंगे, तभी ये मास सेम हो जाएंगे। तो अलग अलग हाइट पर भी मास सेम हो सकते हैं, यदि अलग अलग हाइट पर भी मास सेम हो सकते हैं यदि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। इस केस में आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते उस तरह से, क्योंकि दोनों तीनों की डेंसिटी सेम है। डेंसिटी सेम है तो डेफिनेटली हाइट पे डिपेंड करेगा मास, जिसमें हाइट ज़्यादा उसमें मास ज़्यादा, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर सी वाले केस में आ रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। यदि सबसे ज़्यादा हाइट तक लिक्विड भरोगे तो मतलब मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। कुल मिला के बात ये है कि जो प्रेशर जनरेट होता है बॉटम पर वो लिक्विड के मास की वजह से होता है, लिक्विड के मास की वजह से प्रेशर होता है, ठीक है। ओके ओके ओके, ये बात आपको समझ में आ गई जी, समझ में आ गई जी, बोलो जी। तो डेल्टा पी, पी माइनस पी नॉट की वैल्यू रो जी, छोटी सी है डेल्टा जेड लेते हैं अपनी, डेल्टा जेड किताबों में ले रखी। डेल्टा पी समझ रहे हो आप, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में। मैंने मान लिया एक पॉइंट P1 है, ए पॉइंट P2 है। P1 और P2 में से प्रेशर ज़्यादा कहाँ पर होगा आपको पता है, P2 पर ही होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना मास है सिर्फ ऊपर, लेकिन P2 के ऊपर तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा मास है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा मास है, लेकिन P1 के ऊपर सिर्फ इतना सा मास है, तो P2 का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो जी डी जेड। डी जेड क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो यदि मैं और कम करता है हम डेल्टा पी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाए बच्चों, डेल्टा पी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाए तो इसको डी पी लिख सकते हैं। डी पी इक्वल टू रो जी डी जेड होता है, डी जेड होता है, समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा पी, और ये ध्यान रखना अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तभी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यदि आप नीचे से ऊपर जाओगे, यदि किसी लिक्विड में नीचे से ऊपर जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इस वाले पॉइंट पर देखो, ये पी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ऊपर जाते जा रहे हो, सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, ए पॉइंट पर। ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पर और कम होगा, यहाँ पर सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर रह जाएगा, ठीक है। नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटेगा। ये भी बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ मुझे बताइए बच्चों, आपने तीन एक कंटेनर ले लिए जी, ठीक है, तीन कंटेनर ले लिए भाई, तीन कंटेनर ले लिया भाई, तीन कंटेनर ले लिया भाई। तीनों में सेम लिक्विड भरा हुआ है, तीनों में सेम लिक्विड भरा हुआ है, सेम लिक्विड मानते हैं वाटर भरा हुआ है जी, और तीनों में सेम हाइट तक भरा हुआ है, तीनों में सेम लिक्विड भरा हुआ है और तीनों में लिक्विड की हाइट सेम है जी। तो बताइए बॉटम पर प्रेशर किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। यहाँ पर प्रेशर पी ए मानता हूँ, यहाँ पर प्रेशर पी बी मानता हूँ, यहाँ पर प्रेशर पी सी मानता हूँ। तो दोस्तों पी ए माइनस पी नॉट की यदि मैं वैल्यू की बात करूँ तो वो होती है रो जी इंटू एच। इस केस में भी होगी पी ए माइनस पी नॉट की, पी बी माइनस पी नॉट की वैल्यू रो जी इंटू एच, और इस केस में भी पी सी माइनस पी नॉट की वैल्यू होगी रो जी इंटू एच। किस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा। तो दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि पी ए इक्वस टू पी बी इक्वस टू पी सी होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि पी ए इक्वस टू पी बी इक्वस टू पी सी होगा। आपको क्या लगता है? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ हाइट पर, सिर्फ और सिर्फ हाइट पर। यदि लिक्विड की डेंसिटी सेम है तब, डेंसिटी अलग हो जाएगी तब आपको अलग से मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा भाई, फिर तो रो जी एच है ना पूरी वैल्यू। डेंसिटी लेकिन तीनों में सेम है, तीनों में वाटर भरा हुआ है। तो देखो प्रेशर डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पर, जी पर और एच पर। डेंसिटी तीनों केस में सेम हो गई, वाटर भरा हुआ है तीनों में डेंसिटी सेम। जी की वैल्यू कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पर। तो तीनों ही केस में यदि हाइट सेम है, तीनों ही केस में यदि बच्चों हाइट सेम है, तीनों ही केस में यदि हाइट सेम है दोस्तों, तो बॉटम पर प्रेशर भी सेम होगा। मतलब पी ए इक्वस टू पी बी इक्वस टू पी सी। कितना प्यारा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात आप समझे या नहीं समझे?
समझ गए जी आई थिंक। आप मुझे लगता है कि आप समझ गए। एक बार मैं देख लूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है कि मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ, ऐसा ही बड़बड़ करता चला जा रहा हूँ। यस इट इज़ रिकॉर्डिंग। ओके ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। एक वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो आप फिर बोलते हो यार ऐसा ये तो बड़ा लेक्चर हो गया। ठीक है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी। थैंक यू सो मच।